नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और 2 बजे की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। ये शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के दौरे पर। पीएम ने कुवैत यात्रा से दोनों देशों के बीच के विशेष संबंधों के मजबूत होने की जताई उम्मीद। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को दी मंजूरी। भाजपा का हमला, केजरीवाल को बताया दिल्ली आबकारी नीति घोटाले का सरगना। अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक की अध्यक्षता। कहा, पूर्वोत्तर में तेजी से हो रहा है विकास। आज मनाया जा रहा है विश्व ध्यान दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ध्यान को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का किया आह्वान। और पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला। खैबर पख्तूनख्वा में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 8 घायल। और ये सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 दिन की कुवैत की यात्रा पर रवाना हुए। प्रस्थान से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज मैं कुवैत राज्य के अमीर महामहिम शेख मिशेल अल अहमद अल जबेर अल सबाह के निमंत्रण पर कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। पीढ़ियों से चले आ रहे कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंध भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम न केवल मजबूत व्यापार और ऊर्जा साझेदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि में भी हम साझा विचार रखते हैं। मैं कुवैत के महामहिम आमिर, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये दोनों देशों के लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। ये यात्रा दोनों देशों के बीच भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का काम करेगी। कुवैत में भारतीय प्रवासियों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्री के बंधन को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया है। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं कुवैत के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं एथलेटिक उत्कृष्टता और क्षेत्रीय एकता के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा भारत और कुवैत के लोगों के बीच विशेष संबंधों और मित्रता के बंधन को और मजबूत करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुवैत की यात्रा पर आज सुबह ही रवाना हुए हैं, जिसके बाद अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचने वाले हैं। और 43 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री यानी देश के कोई प्रधानमंत्री कुवैत पहुंच रहे हैं, और इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि गल्फ देशों के साथ, खाड़ी देशों के साथ भारत अपने संबंधों को लेकर लगातार काम करता रहा है। और केंद्र में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला कुवैत दौरा है। और जिस तरह हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब जिस देश में गए हैं, तब वहाँ के देशों के साथ हमारे संबंध नए आयाम छूते नजर आए हैं। ऐसे में कुवैत के साथ भी हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा। इसे भी विदेश मंत्रालय ने सामने रखा जब इसको लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें इस बात को सामने रखा कि ऊर्जा और व्यापार से आगे बढ़कर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां काम किया जाएगा, जिनमें बहुत से अलग अलग सेक्टर्स को लेकर जॉइंट वर्किंग कमिटीज भी बनाई जाएंगी। तमाम इस बात की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कुवैत हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुवैत में बहुत बड़ी तादाद भारतीय प्रवासियों की है, प्रवासी मजदूरों की है, जो वहां की अर्थव्यवस्था में भी बहुत अहम स्थान रखते हैं। कुवैत को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताना चाहेंगे कि कुवैत में 2/3 जनसंख्या प्रवासियों की है, और उनमें भी आप ये कह सकते हैं कि अगर 48 लाख जनसंख्या है तो उनमें से 10 लाख भारतीय प्रवासी ही हैं जो वहाँ काम करते हैं। और जिस बड़ी तादाद में ये वहाँ के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, उसको लेकर भी
भारतवासियों की वहाँ पर उनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनकी महत्ता का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ जाएंगे तो आज SPIC लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे और वहाँ पर जो भारतीय प्रवासी रहते हैं, काम करते हैं, उनका हालचाल जानेंगे, उनका किस तरीके से उनके रहने की स्थिति है, क्या सुविधाएं उनको दी गई हैं इत्यादि, इन तमाम बातों को सामने रखा जाएगा। लेकिन इस वक्त कुवैत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का भी अध्यक्ष है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी भारत के संबंध विभिन्न देशों के साथ बहुत प्रगाढ़ रहे हैं, जिनमें UAE, सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं और इन सभी देशों के साथ भारत के प्रगाढ़ संबंध हैं। लेकिन ऐसे में जब कुवैत इसकी GCC की अध्यक्षता कर रहा है तो भारत कुवैत के संबंधों के साथ साथ इस बिंदु पर भी भारत और आगे बढ़ सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की भी बात लगातार हो रही है। इसको लेकर भी तमाम उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के बीच कई राहें खुलती नजर आएंगी, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक ऐसा पहलू है जिस पर लगातार प्रधानमंत्री जोर देते रहे हैं। और चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद वहां भारतीय प्रवासियों की है, तो ऐसे में चाहे हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करें, इन तमाम मुद्दों मोर्चों पर भी दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होते नजर आएंगे, क्योंकि कुवैत के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। और कुवैत की बात करें तो सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध है कुवैत। वहाँ पर भारतीय फिल्मों को भी बहुत पसंद किया जाता है और कुवैत में हिंदी को भी जोर दिया जाता है। कुवैत के राष्ट्रीय रेडियो चैनल पर भी हिंदी के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और वहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी हिंदी चेयर स्थापित की गई है। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत और कुवैत में संबंधों को आगे बढ़ाने के बहुत संभावनाएं हैं। इस वक्त कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोशी, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि आपके पीछे भारी तादाद में भारतवंशी प्रवासी भारतीय भी वहां मौजूद हैं। 43 साल के बाद जब इनके देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो ये तो समझा जा सकता है कि बहुत उत्साह होगा लोगों में। क्या उम्मीदें हैं लोगों को प्रधानमंत्री के इस दौरे से? बिल्कुल, देखिए काफ़ी ये ऐतिहासिक दौरा है। 43 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत आ रहे हैं और कुवैत और भारत के जो संबंध हैं वो ऐतिहासिक संबंध रहे हुए हैं। चाहे हम आज की बात करें जब भारत और कुवैत के बीच लगातार व्यापार बढ़ रहा है और जो सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो बढ़ रहा है, या 1961 से पहले हम चले जाएं जब भारत और कुवैत के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे। दोनों के बीच में मैरीटाइम ट्रेड हुआ करता था। जो कुवैत से अरबी घोड़े हैं वो भारत में उनका व्यापार किया जाता था। भारत से कई कपड़े के साथ साथ कई अन्य वस्तुएं हैं जिनका व्यापार यहाँ पर किया जा सकता था। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। काफ़ी संख्या में जो भारतीय प्रवासी यहाँ पर हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुवैत में सबसे बड़ा जो प्रवासी समुदाय है वो भारतवंशियों का है। करीब 10 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और कुवैत की आर्थिकी में कहें या कुवैत को बनाने में भारतवंशियों का बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान है। कई सारे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ लोगों से मैं आपकी यहाँ पर बात भी करवाना चाहता हूँ। आप कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस उत्साह है जो आप सुन रहे हो यहाँ पे, मोदी मोदी, और हम यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे उनकी एक झलक पाने के लिए। अब बस उन क्षणों का अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत खुशी हुई है हमें आज के मोदी जी पधार रहे हैं यहाँ पर और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर सब बहुत बढ़िया। दिस इज तो यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे चंद्रशेखर, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत सिटी में पहुंच चुके हैं। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के लिए प्रस्थान किया था और अब प्रधानमंत्री का वहां आगमन हो चुका है। कुवैत की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच जिस तरीके के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबकी नजर लगी है कि किन मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43 वर्षों के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री जो कुवैत पहुंचे हैं और कुवैत जो
तेल का एक बड़ा उत्पादक देश है, छठा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश विश्व का, और भारत को भी तेल की आपूर्ति करता रहा है कुवैत। दोनों देश जब जब ज़रूरत पड़ी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। चाहे हम कोविड की बात करें, जब कुवैत को अगर हमने मेडिकल टीम्स भेजी तो कुवैत ने भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स और लिक्विड ऑक्सीजन देकर हमारी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है कुवैत में, और कुवैत भारत के साथ अपने संबंधों को कितनी महत्ता देता है, इस बात का आकलन इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब इसी महीने की शुरुआत में कुवैत के विदेश मंत्री भारत पहुंचे, तब उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इस बात को साझा किया कि प्रधानमंत्री इज़ द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच सहयोग और आगे बढ़ेगा। हालांकि 10 बिलियन यूएसडी तक का निवेश कुवैत की तरफ से भारत में किया जाता है, लेकिन अब व्यापार को और आगे बढ़ाया जाए। अब प्रवासी भारतीयों की बड़ी तादाद को देखते हुए पीपल टू पीपल कांटेक्ट के साथ साथ शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, या आईटी की बात करें, डिजिटल इंफ्रा की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और कुवैत के बीच सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। और अभी तक जिस स्तर का व्यापार हमारा रहा है उससे आगे बढ़कर व्यापार को क्या नई दिशा दी जा सकती है। लेकिन साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि डिफेंस में भी ट्रेड को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस दौरे में बात आगे बढ़ सकती है और कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज पर समझौते हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होनी है। और कुवैत जिन ऐतिहासिक संबंधों पर दोनों देश जिस आधार पर खड़े हैं, उसी आधार को और आगे नया रूप दिया जा सकता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इन देशों के साथ व्यापार करता रहा है और इनमें से अधिकतर देश ऐसे हैं जो भारत के महत्वपूर्ण साझेदार सहयोगी देश हैं। तो इनके साथ भी चूंकि अध्यक्षता इस वक्त जीसीसी की कुवैत के पास है, कुवैत फाउंडिंग मेंबर भी है जीसीसी का, तो ऐसे में इस मोर्चे पर भी भारत और कुवैत के आपसी संबंधों के साथ साथ प्रधानमंत्री के इस दौरे से और महत्वपूर्ण आयाम सामने आ सकते हैं। खासकर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बिंदु पर भी, इस मोर्चे पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का वैश्विक कद विश्व भर में सराहा जाता है, जिस तरीके की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व भर में है, उसको देखते हुए पश्चिम एशिया में स्थिरता को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। और अगर हम स्थिरता और समृद्धि की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रस्थान से पहले के वक्तव्य में भी इस बिंदु को सामने रखा था कि न केवल व्यापार के क्षेत्र में बल्कि स्थिरता के क्षेत्र में भी, इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता को आगे बढ़ाने में भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। इस वक्त जिस तरीके की भू राजनीतिक चुनौतियां विश्व में हमारे सामने हैं और जिस तरीके की अस्थिरता इस पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भी देखी जा रही है, जिस तरीके से सीरिया का स्थिर परिदृश्य हमारे सामने है और जिस तरीके से लेबनान और इजराइल के साथ साथ हमास के बीच भी संघर्ष जारी है, ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जब कुवैत पहुंचे हैं तो उम्मीदें बहुत व्यापक हैं। इन उम्मीदों को क्या स्वरूप हासिल होगा, कल जब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और बयान सामने आएंगे, तब वक्तव्य सामने आएंगे, तब ये तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत पहुंचना, 43 वर्षों बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का वहां जाना, ये संकेत जरूर देता है कि पश्चिम एशियाई देशों के साथ साथ कुवैत के साथ भी भारत हमेशा से अपने रिश्तों को महत्वपूर्ण मानता रहा है और अब इस दौरे में इनमें और आयाम जुड़ते नजर आएंगे। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, अगर हम राजनीतिक स्तर पर बात करें, व्यापारिक स्तर पर बात करें, इस पूरे दौरे में ऐसे कौन से आयाम हैं जिन पर कुवैत की भी नजर लगी है या उम्मीदें बंधी हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कुवैत जो है वो जीसीसी का मेंबर है, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें जो जीसीसी का अध्यक्ष है कुवैत इस वक्त पे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकातें होंगी जो कुवैत के आमिर के साथ, कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकातें होंगी।
और साथ ही साथ अगर हम जो भू राजनीतिक स्थिति की आप बात कर रहे हैं तो जिस तरह से पश्चिम एशिया में स्थिति बनी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि किसी भी तरह का जो संकट है, किसी भी तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका समाधान केवल बातचीत और डिप्लोमेसी से निकल सकता है। तो इस को देखते हुए प्रधानमंत्री की यहाँ के नेतृत्व के साथ मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा सकती है। और दूसरी चीज, यहाँ पर अगर हम जीसीसी देशों की बात करें तो जीसीसी में सऊदी अरब है, यूएई है, उसके अलावा बहरीन है, ओमान है, कुवैत है। इन सब देशों में अगर देखें तो सभी जो जीसीसी के देश हैं उनमें प्रधानमंत्री की यात्रा हो चुकी है। केवल एक कुवैत एक ऐसा देश है जहां पर अभी तक प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं हुई थी और 43 साल बाद यहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। हमने यहां पर कई लोगों से बात की, उनसे पूछा कि आप क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तो विदेशों में रह रहे जो भारतीय हैं उनका मान बढ़ा है और उनकी पूछ होने लगी है। और वो कहते हैं कि केवल यहाँ पर एक बार वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो वो इससे काफ़ी खुश हैं। ममता। चंद्रशेखर, हमने हमेशा देखा है, जो आपने बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी, जो प्रवासी भारतीय विभिन्न देशों में रहते हैं उनसे हटकर अगर हम कुवैत की बात करें, इस बार न केवल एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे बल्कि साथ ही जो श्रमिक वर्ग है वहाँ, जो प्रवासी भारतीय हैं जो श्रमिक के तौर पर वहाँ काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनसे भी अलग से जाकर उनके कैंप में मुलाकात करेंगे। एक और कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, दूसरी ओर इन श्रमिकों का भी हालचाल जानने प्रधानमंत्री का पहुंचना, ये भी क्या बड़ा संकेत देता है, क्योंकि इनका कल्याण, इनका वेलफेयर सरकार पर निर्भर है, कुवैत की सरकार पर निर्भर है और प्रधानमंत्री इसी सरकार के साथ रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं ममता। अगर हम प्रधानमंत्री के इस दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री न सिर्फ यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है उसको संबोधित करेंगे बल्कि साथ ही साथ प्रधानमंत्री एक लेबर कैंप में भी जाएंगे और लेबर कैंप में अधिकतर वो मजदूर हैं जो भारत से यहाँ पर आकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं मिल रही है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर देखेंगे। कल हम उस लेबर कैंप में गए थे जहाँ पर प्रधानमंत्री को जाना है, तो हमने वहाँ पर देखा काफ़ी मजदूरों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्साह था प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के। चंद्रशेखर, आमतौर पर पारंपरिक तौर पर हम देखें तो हमेशा ये सामान्य व्यक्ति समझता है कि क्योंकि तेल उत्पादक देश है तो यहाँ पर तेल एक महत्वपूर्ण हमारे व्यापार का हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार के दौरे में और कौन से ऐसे बिंदु हैं जो जुड़ सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं और अब ये सही समय भी है कि इन संभावनाओं को जमीनी आधार दिया जाए। लगता है जोशी से हमारा संपर्क नहीं रहा, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत पहुंच चुके हैं और वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया है, जिसके बाद अब से कुछ ही देर में वे होटल पहुंचेंगे जहां भारी तादाद में प्रवासी भारतीय भी उपस्थित हैं उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन फिलहाल आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी को पत्र लिखा था। इसके बाद दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दे दी है। और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी केजरीवाल को सजा मिलेगी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने दलाली और कमीशन खाई है और वो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, किंग पिन है और पूरी दिल्ली को लूटने का काम उन्होंने शराब घोटाले के माध्यम से किया है। तो ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जमानत पे छूटना, अपराध मुक्त होना नहीं होता और जैसे जैसे इस जांच का दायरा आगे बढ़ेगा अरविंद केजरीवाल निस्संदेह इसमें अपराधी हैं और उनको सजा मिलेगी।
और केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार देखकर कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता रोहिंग्याओं को संरक्षण देते हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे जो बड़ी बात है, आज एलजी साहब ने ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट, इन्होंने भी अपने इंटरिम ऑर्डर्स में ये माना है कि प्राइमा फेसाई कुछ ना कुछ घोटाला तो है ही। ट्रायल चल रहा है, अभी जांच के आदेश दिए हैं, वो इसलिए ही दिए होंगे क्योंकि कोई ना कोई प्राइमा फेसाई एविडेंसेस सामने आए होंगे। पर एक बात समझ में नहीं आती है, इतना बड़ा शराब के घोटाले में इस बात का जवाब आज तक केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया कि नई शराब नीति से पहले शराब के ठेकेदारों की कमीशन 2% हुआ करती थी पुरानी शराब नीति में। नई शराब नीति में ये कमीशन 12% अचानक कहां से हो गई? एक जो सवाल है कि कई इमिनेंट लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व विधायक आज जिन्होंने ज्वाइन किया, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण साफ समझ में आता है। जिन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी केजरीवाल के बहकावे में आके, वो आम आदमी पार्टी में आके यहाँ का भ्रष्टाचार देख के, यहाँ की कार्यप्रणाली देखकर, गुंडागर्दी देखकर, यहाँ पर तानाशाही देखकर आहत हैं, उनका दम घुटता है और उनको ये सामने विकल्प नजर आता है कि सही मायने में आज कोई भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दे रहा है तो मोदी जी की सरकार दे रही है। एक सर आखिरी सवाल है, चुनाव का वक्त है, करीब आ रहा है चुनाव, तो मामला रोहिंग्या वोटर्स का आ रहा है, क्या है ये मामला? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता और स्वयं केजरीवाल रोहिंग्यों को संरक्षण देते हैं, जो कि देश के नागरिक भी नहीं हैं। उनका वोट बनवाने की कोशिश करते हैं कि इनका वोट बन जाए और इनका वोट, हमें वोट मिल जाए। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। सुखबीर सिंह दलाल केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। सुखबीर सिंह दलाल मुंडका से विधायक रहे हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद सुखबीर सिंह दलाल ने कहा कि आप पार्टी में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है, जिससे कई लोग अब इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। एक ऐसी पार्टी में आने का मतलब वो मौका दिया है जिसका मैं 10 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था। साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है, मेरे लिए नहीं, उन लाखों लोगों के लिए जो ईमानदारी, प्रतिष्ठा और विकास की तरफ मुंह ताक रहे थे। मैंने 50 बार देहात के लिए मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके सहायकों ने, क्योंकि वो इतने मशगूल थे करप्शन में, उनको मेरा तो क्या ख्याल, जनता का तो क्या ख्याल होगा जब वो अपने विधायकों से भी मिलने के लिए, जब से शीश महल बनाया उसने तो हद ही पार कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय NEC के 72वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि पूरा देश चाहता है कि पूर्वोत्तर भारत का हर व्यक्ति समृद्ध बने। 9,000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी। पूरा देश चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति समृद्ध बने, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य समृद्ध बने और उत्तर प्रदेश से कई गुना बड़ा हमारे भूभाग देश के विकास में योगदान करता रहे। राजस्थान के जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं बैठक जारी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम चौना मीन, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर समेत देश के विभिन्न राज्यों से आए वित्त मंत्री और प्रतिनिधि उपस्थित हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपुर में स्थित बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर की दीक्षा भूमि पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि निश्चित रूप से यहां आने के बाद हमें ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। ये स्थान प्रेरणा का स्रोत है। दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि एक श्रद्धा और आदर्श भूमि है और निश्चित रूप से हमारे जैसे कार्यकर्ता लोग यहाँ पर आते हैं तो ऊर्जा लेके जाते हैं, प्रेरणा लेके जाते हैं और ज़्यादा समाज सेवा करने की शक्ति मिलती है। और इसलिए हर साल मैं यहाँ आता हूँ और दीक्षा भूमि में बाबा साहब को वंदन करता हूँ। और वैसे मैं यहाँ पर आया हूँ और निश्चित रूप से बाबा साहब के विचार जो है, जो दलित शोषित पीड़ित जो है उनको मुख्य प्रवाह में लाने का काम उन्होंने किया है और उन्हीं के वजह से आज सामान्य परिवार के व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नागालैंड की अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद फांगनोन कोन्याक के साथ कथित दुर्व्यवहार मामले में राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने इस तरह के व्यवहार की निंदा की और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से संसद में महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग हर जगह सभी महिलाओं के लिए सम्मान, समानता और गरिमा के महत्व पर जोर देता है। संभल में एएसआई की टीम आज सर्वे के लिए प्राचीन कल्की मंदिर पहुंची। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने यहां प्राचीन कृष्ण कूप का सर्वे किया। इसके अलावा मंदिर के अंदर जाकर भी सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा भी मौजूद रहीं। स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और ये लोग आए थे। अभी इन्होंने एक प्राचीन कूप है यहाँ पर, उसका काल निर्धारण होना है कि वो कितना पुराना है, तो उसको उन्होंने देखा। मंदिर में दर्शन किया लगभग 15 मिनट के आसपास। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सलोन में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ 54 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। इसके साथ ही यूपी गैंगस्टर एक्ट लागू करने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने वाली है और इस महीने के भीतर अपराध से अर्जित संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार गिरोह के सरगना रविकेश लाल देव ने बयान दिया है कि इस गिरोह ने सीआरएस पोर्टल सहित कई अन्य पोर्टल्स के साथ साथ खुद के बनाए गए एक अलग फर्जी पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए 4 लाख से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और करीब 5000 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किए थे। जुलाई 24 में थाना सलोन अंतर्गत एक मुकदमा अपराध संख्या 327/24 अभियोग पंजीकृत किया गया था एडीओ पंचायत के तहरीर पर। इसमें नामजद अभियुक्त ग्राम विकास अधिकारी एवं 3 जन सुविधा केंद्र संचालक। विवेचना के दौरान हमारे 14 लोग अन्य लोग प्रकाश में आए और ये तथ्य प्रकाश में आया कि आर्थिक लाभ एवं अन्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ये फर्जी प्रमाण पत्र बनाए, जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे और इस तरह के किसी भी व्यक्ति बच्चे के जन्म की तथ्य नहीं पाया गया। इस संबंध में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है माननीय न्यायालय में। अभी गैंगस्टर की कार्रवाई प्रचलित है और इनमें अगर इस जो अवैध संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई इसके तहत की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी क्रम में प्रदेश सरकार पंचायत स्तर पर भी लोगों को गरीबी, अशिक्षा उन्मूलन और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर पर बच्चों की शिक्षा,
रोजगार के नए अवसर और जरूरतमंदों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में काम कर रही है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी हैं। आइए बात करते हैं उनसे सीधे। सर, पंचायती राज विभाग में तकनीक का सहारा लेकर लोगों को गांव तक फायदा पहुंचाया जा रहा है। किस तरीके से क्या कुछ मुहिम चलाई जा रही है? करीब 2.5 महीना पहले एक स्कीम हम लोगों ने गरीबों के लिए जीरो पॉवर्टी के नाम से योजना बनाई। हर गांव से 25 परिवार को चयन करके, जो मड़ई में रहता है, तिरपाल प्लास्टिक का छत है, पुआल का उसका दीवाल है, ऐसे लोगों को हम लोग 15 लाख परिवार का चयन इसी दिसंबर भर में कर रहे हैं। उसको हम आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो वो बनाएंगे, रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाएंगे, नाली नहीं है तो नाली, उसके परिवार में पेंशन नहीं है तो पेंशन, और उस परिवार को फ्री शिक्षा देंगे। ये योजना जीरो पॉवर्टी हम देने जा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच स्वच्छ भारत, एक ई रिक्शा टाली हर गांव में प्रधान के माध्यम से दे करके उनको देके हर गांव में डोर टू डोर हम कचरा इकट्ठा करते हैं, आरआरसी सेंटर पर ले जाते हैं, उसकी छटाई करके जो जिस तरह का होता है उसको उस तरह करके वहाँ खाद भी बनती है। उससे जैसे प्लास्टिक है तो बिक जाता है, तो उसमें 4 कर्मचारियों को हम रोजगार भी देते हैं हर गाँव में। डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रत्येक गाँव में लोगों को लाभ मिले, तकनीकी का भी सहारा लें, क्योंकि अब उनको चक्कर शहरों या मुख्यालय के ना उठाने पड़े, उसके मद्देनजर आप लोगों ने बड़ा काम किया है। डिजिटल लाइब्रेरी, वहाँ इंटरनेट भी उसको मिलेगा, कंप्यूटर फ्री मिलेगा पढ़ने के लिए, किताब वो जिस भी शिक्षा को हासिल करना चाहे उसकी बुकलेट वहाँ उसको बुक मिलेगी, और वो 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा वो फ्री पढ़ेगा। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश के 58,000 गाँवों में हम देने जा रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। जहां हो गया वहां काम चालू है, जहां नहीं है उसको बना करके हम उसको व्यवस्थित देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना है, जिसके लिए कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। आज पंजाब के 5 नगर निगम में मतदान हो रहा है। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगमों में चुनाव हो रहा है। इन नगर निगमों में वोटिंग के बाद आज ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। पंजाब के 5 नगर निगमों के अलावा 44 नगर काउंसिल्स में भी चुनाव हो रहा है। इन चुनाव के लिए कुल 3300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। इन चुनावों के लिए 3809 मतदान केंद्र बनाए गए और इन चुनावों में 37,32,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के दसौली गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल के एक समुदाय विशेष के लड़कों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि प्रिंसिपल से शिकायत की गई, लेकिन मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब इस बात की जानकारी हिंदू संगठन के लोगों और छात्राओं के परिजनों को हुई तो स्कूल पहुंचकर हंगामा करते हुए प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में लिखित शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस प्रधानाचार्य के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक जूनियर हाई स्कूल में कुछ बच्चियों के साथ उनके साथ ही पढ़ने वाले कुछ बच्चों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। जब बच्चियों के द्वारा यह शिकायत प्रधानाचार्य से की गई तो उन्होंने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और लापरवाही बरती। साथ ही साथ इनके द्वारा भी दुर्व्यवहार किया गया। प्रकरण में तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी बच्चों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और मंत्रालय की सचिव लीना नंदन भी मौजूद थीं। और इस अवसर पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी देश के पर्यावरण संकट से निपटने में भारत अहम भूमिका निभाना चाहता है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया, जिसमें 102 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। दुनिया के जो पर्यावरणीय संकट है उसमें हम हमेशा कहते हैं कि भारत जो है वो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना चाहता है, हम सॉल्यूशन करना भी चाहते हैं और करने के लिए हम ग्लोबल साउथ को लेकर भी चलना चाहते हैं।
इस 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया और लगभग 5-6 महीने में हमारे पोर्टल पे 102 करोड़ से ज्यादा एंट्रीज आई और सब लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लिया। ये बहुत बड़ा दुनिया का चलने वाला कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया। अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इस आयोजन के दौरान आग लगने जैसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से भारत में पहली बार 4 ऑल टेरेन व्हीकल, फायर रोबोट और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आसानी से बालू या कीचड़ क्षेत्रों में जा सकते हैं। महाकुंभ मेला मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने कहा कि अग्निशमन तथा आपात सेवा की तैयारियां इस बार बड़े स्तर पर की जा रही हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं में कोई किसी को तकलीफ ना हो और वे सुरक्षित महसूस करें। महाकुंभ मेले का प्रारंभ 13 जनवरी 2025 से और समापन 26 फरवरी 2025 को होगा। अग्निशमन तथा आपात सेवा की जो तैयारियां हैं वो अब की बार बड़े स्केल पे की जा रही हैं ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, वो सुरक्षित महसूस करें। हमारे द्वारा जो है 4 ऑल टेरेन व्हीकल जो कि इंडिया में पहली बार फायर सर्विस के पास यूज हो रहे हैं। हमारे द्वारा जो है फायर रोबो पहली बार ग्राउंड के ऊपर उतारा गया है क्योंकि जो ऐसे एरियाज जहां पर जाने के बाद में हमारा जो जवान है उसकी हमारे को लगता है कि उसकी जान को खतरा है, तो ऐसे एरियाज के अंदर हम रिमोट ऑपरेटेड जो हमारा फायर फाइटिंग रोबो है इसका इस्तेमाल करके आग को बुझाएंगे। पूरा जो महाकुंभ मेला है वो 4000 हेक्टेयर में बसा हुआ है, जिसके रिस्क को देखते हुए हमारे द्वारा 50 फायर स्टेशन और 20 फायर पोस्ट वो बनाई जा रही हैं ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं तो उनको हम अच्छी सुरक्षा का जो घेरा है वो प्रदान कर सकें। और इस बार महाकुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और तकनीक के इस्तेमाल का नया मॉडल बनेगा। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस प्रतिबद्धता को दोहराया। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि सरकार आयोजन की सफलता के लिए हर मोर्चे पर हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश को सजाने और निखारने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या 1 बिलियन के पार हो चुकी है। हमारे साथ पर्यटन मंत्री जी स्वयं मौजूद हैं। किस तरीके से कायाकल्प किया है, एक बड़ा अचीवमेंट है प्रदेश के लिए। 17 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो ध्यान दिया गया उसी का परिणाम है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई और यहाँ का चूँकि अच्छा वातावरण हुआ, तो इसी का परिणाम है कि चाहे निवेशक हों या पर्यटन की दृष्टि से आने वाले देश और दुनिया के लोग हों। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, उसके मद्देनजर करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे पर्यटक। क्या कुछ तैयारी है 19 के कुंभ और इस महाकुंभ में व्यापक बनाने के लिए? इसके लिए वर्षों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्री प्लान था, उसी के अनुरूप तमाम हम लोगों ने कनेक्टिविटी देने का काम, रोड कनेक्टिविटी देने का, अन्य डेवलपमेंट के जो काम थे वो किए हैं। महाकुंभ में लोग आएंगे, इसके साथ साथ एक और प्रयास है सरकार का कि फिर जो आए वो काशी भी जाए, अयोध्या भी जाए, वहां पर भी तैयारी की जा रही है। उसके मद्देनजर कुछ दिनों में पूरे प्रदेश के जो तमाम धार्मिक, आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है उन सबके कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने टूर पैकेज बनाने का काम किया है और इन सुविधाओं को देने के लिए हम लोगों ने आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया कि आदमी चाहे तो ऑनलाइन उसको बुक करा सकता है। ये थे प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जो बता रहे थे कि महाकुंभ में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जो भी यहाँ पर आएगा यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाए, ऐसे कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। नीलिमा रानी साहित्य सम्मान एक राष्ट्रीय स्तर का साहित्यिक पुरस्कार है। 5 जनवरी 2025 को कादम्बिनी साहित्य महोत्सव में ज्ञानेश्वर मुले को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इस बात की घोषणा दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में फिल्म मेकर और विख्यात लेखिका इतिरानी सामंता ने की। ज्ञानेश्वर मुले पूर्व भारतीय राजनयिक के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक और स्तंभकार भी हैं। वे एक सफल लेखक हैं और 15 से अधिक किताबें लिख चुके हैं, जिनका अनुवाद अरबी, उर्दू, कन्नड़ और हिंदी में किया गया है। मराठी में लिखी गई उनकी महान कृति माती पंख आणि आकाश को बेहद लोकप्रियता मिली और उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव में कला पाठ्यक्रम में भी इसे जोड़ा गया है। 25 साल का हो गया। 2019 से
हमने एक नेशनल अवार्ड शुरू किए हैं, एस्टेब्लिश्ड बाय द फाउंडर ऑफ द कादम्बिनी प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत सामंत। हमारे माँ के नाम से अवार्ड है नीलिमा रानी साहित्य सम्मान। हम इसको नेशनल लेवल में देते हैं। द पीपल completely dedicated for the art, culture, language and literature। एक तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि उड़िया जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, अभिजात भाषा बोलते हैं हम उसको, और मराठी को भी अभी हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भारत सरकार ने दे दिया है। और एक भारतीय भाषा ने दूसरी भारतीय भाषा का सम्मान किया है। इस तरह से मैं इसको मानता हूँ। एक राष्ट्रीय स्तर का इस तरह का सम्मान मिलना मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा बोझ सा लगता है मुझे, लेकिन आनंद भी बहुत होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। माना जा रहा है कि ये साझेदारी भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं और वैश्विक सहयोग को और आगे प्रोत्साहित करेगी। खबर खेल जगत से। फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल पोग्बा के बड़े भाई माथियास पोग्बा को फ्रांसीसी फुटबॉलर से जबरन वसूली का प्रयास करने का दोषी ठहराए जाने के बाद 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यही नहीं, 5 अन्य लोगों को भी जबरन वसूली और अन्य अपराधों का दोषी पाया गया, जिसके बाद गुरुवार को पेरिस की अदालत ने उन्हें 4 से 8 साल के बीच की सजा सुनाई। आपको बता दें कि पिछले साल फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने जबरन वसूली की शिकायत की थी और इस बात को सामने रखा था कि जबरन वसूली की धमकियों के चलते उन्होंने संन्यास लेने का भी विचार किया था। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि ये साल खेलों की दृष्टि से देश के लिए कामयाबी से भरा साल रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2036 में देश में ओलंपिक्स का आयोजन हो सके, इसके लिए भी सरकार की ओर से विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक बिड में शामिल होना हमारी प्राथमिकता रहेगी। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से साथ में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कैसे देख रही हैं देश में खेलों का जो एक नया प्रसार और प्रचार जो है नई तेजी से हो रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये साल जो था वो बेहद कामयाबी से भरा रहा, चाहे ओलंपिक की बात करें, पैरालंपिक की बात करें, शतरंज में भी बात करें, जिस तरह से नई शक्ति के रूप में उभरे हैं। तो इस पूरे एक ईयर को किस तरह से देख रही हैं और आने वाला जो साल है उसमें क्या कुछ एक नई प्राथमिकताएं जो हैं वो जुड़ेंगी? 2024 हमारे लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि बहुत अच्छा रहा हमारे, खास करके स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा रहा कि क्योंकि पैरा ओलंपिक में हमने अच्छा किया, पेरिस ओलंपिक में हमने अच्छा किया, चेस वर्ल्ड कंपटीशन में हमने अच्छा काम किया और देख सकते हैं कि काफ़ी एथलीट्स हमारे देश के काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में भी हमारा देश का जो युवा है, जो एथलीट्स है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और हमारे देश को भी आगे लेके जाएगा। और उसके साथ ही हमारे देश में जितने भी युवा है या एथलीट्स है उनको भी एक प्रेरणा देने की कोशिश उनके माध्यम से होगी। 2036 में हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भारत जो है वो अपने देश में ही ओलंपिक का जो है आयोजन करे। तो इसको लेकर के क्या कुछ नए, अब किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाना है और क्या कुछ प्रयास जो है वो आने वाले समय में दिखेंगे? भारत की तरफ से IOA के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बीड में हम पार्टिसिपेट कर पाए। और बीड में पार्टिसिपेट होने के बाद, क्योंकि काफ़ी इसमें टेक्निकल चीज़ें भी है, लेकिन पूरी तरह से कोशिश भारत की चल रही है कि ये बीड हमें मिल पाए, कि जिसके माध्यम से 2036 में हम ओलंपिक्स यहाँ पे होस्ट कर पाए। क्योंकि ये हमारे लिए भी एक बहुत प्राउड का मोमेंट रहने वाला है। और जिस तरह से हम स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं या जिस तरह से हमारे एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम पूरी दुनिया को भी बता सके कि स्पोर्ट्स सेक्टर में भी इंडिया पीछे नहीं है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रहे या एथलीट्स के परफॉर्मेंस वाइज रहे। शतरंज के खेल में जिस तरह से हम एक महाशक्ति के रूप में उभरे हैं और लगातार कामयाबी की नई जो है वो गाथाएं लिख रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हो? चेस में हम इतने ये लेवल तक पहुंच रहे, तो जैसे बोला जाता है कि भारत के लोग
दिमाग से बहुत होशियार रहता है, तो एक उसका उदाहरण के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि हम चेस में भी आज इतने बड़े लेवल तक पहुँचे हैं। तो एक ये मैसेज पूरे दुनिया में एक बहुत अच्छा जा रहा है कि आज भारत देश हर एक चीज़ में टॉप लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, बाद में वो अचीव भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं रक्षा निखिलकर से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवा जो हैं वो लगातार खेलों में भी आगे आ रहे हैं और ओलंपिक की मेज़बानी को लेकर के उन्होंने एक बार फिर से ये कहा कि इस दिशा में प्रयास जो हैं वो तेज़ी के साथ आने वाले समय में दिखाई देंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में तड़के सुबह मिसाइल हमलों से ये गूंज उठा। ये मिसाइलें यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से दागी गई थी। हमले में 14 नागरिक घायल हुए। इजराइल का आयरन डोम में मिसाइल को पकड़ नहीं सका। शनिवार को तेल अवीव में सुबह 3:47 पर अचानक सायरन बजने लगे। एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। इजरायली वायुसेना ने मिसाइल हमले की पुष्टि की और आयरन डोम के द्वारा मिसाइलों को इंटरसेप्ट ना करने की बात भी स्वीकार की। यमन में हौज़ी विद्रोहियों के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि तेल अवीव में हमने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। और अब खबर कनाडा से, जहां प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर संकट गहराता नजर आ रहा है। ट्रूडो के सहयोगी और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह 27 जनवरी को सरकार के खिलाफ एक औपचारिक अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में हैं। जगमीत सिंह हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्वाचित सदन के शीतकालीन अवकाश से लौटने के बाद औपचारिक अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। सदन में सभी विपक्षी दलों के द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करने की स्थिति में ट्रूडो को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। पिछले 18 महीनों में हुए कई सर्वेक्षणों के अनुसार उच्च कीमतों और आवास संकट से जनता के बीच ट्रूडो सरकार के खिलाफ गुस्से का माहौल है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद ट्रूडो करीब 9 साल बाद पीएम पद से हट जाएंगे और कनाडा में फिर से चुनाव होंगे। एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबर में, अमेरिका ने ताइवान को रक्षा सहायता देने का निर्णय लिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान के लिए रक्षा सहायता में 571.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स को मंजूरी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि ताइवान को सहायता प्रदान करने के लिए रक्षा सामग्री, सेवाओं और सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए ये धनराशि दी जाएगी। जर्मनी के मैग्डेबर्ग में एक क्रिसमस बाजार में एक कार चालक ने लोगों को कुचल दिया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है। जर्मनी के सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार यह हमला तब हुआ जब एक कार ने जानबूझकर बाजार में लोगों की भीड़ को टक्कर मार दी। लगभग 100 अग्निशमक और 50 बचाव कर्मियों सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को घायलों की सहायता करने और उन्हें पास के अस्पतालों में ले जाने के लिए तुरंत घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया। अधिकारियों ने इस घटना को जानबूझकर किया गया हमला बताया और घोषणा की कि चालक को घटनास्थल पर हिरासत में ले लिया गया है। हमलावर की पहचान सऊदी अरब के एक 50 वर्षीय डॉक्टर के रूप में हुई है, जो साल 2006 में जर्मनी आया था। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जर्मन चांसलर आंतरिक मंत्री नैन्सी फेजर के साथ घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अमेरिका ने सीरियाई नेता अहमद अल-शरा की गिरफ्तारी पर रखा $1 करोड़ का इनाम वापस ले लिया है। ये घोषणा निकट पूर्वी मामलों के सहायक विदेश मंत्री बारबरा लीफ ने की। लीफ और अन्य अमेरिकी अधिकारियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में नए प्रशासन के साथ बैठक की। ये बैठक बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने वाले विद्रोह और हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में हालिया हमलों के बाद हुई, जिसके चलते सीरिया की सत्ता में बदलाव हुआ था। सहायक विदेश मंत्री ने कहा कि दमिश्क में हुई वार्ता के दौरान अमेरिका को सकारात्मक संकेत मिले। इस दौरान नए प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि HTS जैसे आतंकवादी समूह अब कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेंगे। इन आश्वासनों के आधार पर ही अमेरिका ने पुरस्कार की पेशकश समाप्त करने का फैसला किया। यह अमेरिकी राजनयिकों की सीरिया में असद शासन के पतन के बाद पहली यात्रा है।
और इससे भविष्य के राजनयिक संबंधों की दिशा तय होने की भी संभावना है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने सरकारी कामकाज ठप पड़ने से टालने के लिए विधेयक को मंजूरी देकर सेनेट भेज दिया है। ये कदम सरकारी कामकाज बंद होने की समय सीमा से कुछ घंटे पहले उठाया गया, जिससे संघीय सरकार के संचालन और आपदा सहायता के लिए धन की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। बिल को 366 के मुकाबले 34 के भारी बहुमत से पारित कर सेनेट भेजा गया है, जहां इसके जल्द पारित होने की उम्मीद है। बिल में अगले साल की शुरुआत तक सरकारी कामकाज जारी रखने का प्रावधान है, लेकिन इसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऋण सीमा बढ़ाने की मांगों को शामिल नहीं किया गया है। स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस अपने दायित्वों को पूरा करेगी और क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान सरकारी कामकाज ठप नहीं पड़ेगा। हालांकि अब सभी की निगाहें सेनेट पर हैं, जहां इस बिल के पारित होने से सरकारी कामकाज के ठप होने का खतरा टल सकता है। और ये हम आपको सीधे दृश्य दिखा रहे हैं कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के होटल में पहुंच चुके हैं, जहां भारी तादाद में प्रवासी भारतीय उपस्थित हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करने के लिए। और यहां आप देख सकते हैं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां प्रवासी भारतीय अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए ये संकेत भी देते हैं कि वे जहां भी रहें, लेकिन उनकी जड़ें निरंतर भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ भारत का असम का नृत्य और पारंपरिक नृत्य जिनकी झलक प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए प्रवासी भारतीयों की ओर से ये एक विशेष स्वागत का ही एक संकेत होता है, जहाँ प्रधानमंत्री का स्वागत वे अपने पारंपरिक संस्कृति के साथ करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुवैत सिटी जब पहुंचे हैं तो वहां पर होटल में भारत प्रवासी भारतीयों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से उनका स्वागत किया। आप देख सकते हैं इसमें ओडिसी नृत्य के, कुचिपुड़ी नृत्य की भी झलक, और ये तमाम वो पहलू हैं जो हमारे देश की विविधता को ही सामने प्रदर्शित करते नजर आते हैं। एक तरीके का मिनी इंडिया रहता है कुवैत में भी, क्योंकि भारतवासी जहां भी अन्य देशों में जाते हैं वे अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करना यही दिखाता है कि अपने देश के प्रति उनका प्रेम, उनका स्नेह किस तरीके से अभी भी बना हुआ है, वे अपने देश के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस हर्ष और भाव के साथ प्रधानमंत्री का यहाँ होटल में स्वागत किया गया वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न राज्यों के लोग जो यहाँ एकत्रित हुए, और जो सांस्कृतिक प्रस्तुति भी आपने देखी, उसमें भी इन सभी राज्यों के पारंपरिक नृत्यों का समन्वय करते हुए एक प्रस्तुति जो प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से तिरंगे हाथ में थामे हुए अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं होटल में यहाँ भारतवंशी, जो यहाँ के देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और साथ ही भारत के साथ भी उनका जुड़ाव उनके भाव में प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि अन्य देशों में जो हमारे भारतवंशी हैं वो हमारे भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और ये सभी भारतवंशी, इनके आप चेहरे के हाव भाव देख सकते हैं, उनकी उल्लास देख सकते हैं, उनकी खुशी देख सकते हैं, आदर का भाव देख सकते हैं, जो वो शब्दों में तो बयां कर ही रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव भी ये बता रहे हैं कि वे कितने उल्लासित हैं, कितने हर्षित हैं अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर, क्योंकि 43 वर्षों के बाद कोई भारत के प्रधानमंत्री जो कुवैत पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता संभालने के बाद उनका भी ये पहला कुवैत दौरा है, और प्रधानमंत्री का जिस जोश के साथ स्वागत किया गया वो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विदेशों में रह रहे हमारे भारतवंशियों की क्या भावनाएं हैं और क्या स्नेह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, तो ये तमाम दृश्य जो आपको हम होटल से दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल में आगमन हुआ। हाथों में तिरंगा थामे मोदी मोदी के नारों के साथ अपने प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए भारतवंशी, जिनकी कुवैत में तादाद बहुत बड़ी है, लगभग 10 लाख ऐसे भारतवंशी हैं जो कुवैत में रहते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन कुचिपुड़ी, ओडिशी, कथक, तमाम और असम का बिहू भी हमने देखा कि किस तरीके से इस सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अभी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।